Hello, student class 10. We are moving on to chapter 7, which is the state government formation, the state legislators and their functions. Clear? So, we have completed till the part and the function of the legislative councils, and now it is the power of the function of the state legislative assembly. So today we are just going to learn about that what are the parts and the functions which must be continuous to legislative assembly, and it is very essential towards the persons or towards the whole populations, those who send their representative to rule on them. So they have to work very proper, and probably the constitutions have the right to give the parts and it is essential function which a specific person has to do if they have any kind of legislative powers. Clear? So the state legislative assembly is the legislative branch of the state, and this assembly is empowered with the extensive power given by the constitutions. संविधान के द्वारा जो है वो हर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को जो है वो कुछ अधिकार दिए गए हैं, शक्तियां दी गई है, और वे निम्न हैं. पहला लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो लेजिस्लेटिव पावर्स कौन से इसके पास में द स्टेट लेजिस्लेटिव होल्ड द पावर टू मेक द लॉ ऑन द दोज सब्जेक्ट व्हिच आर गिवन बोथ इन द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट सब्सिक्वेंटली. अब ये जो लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर जो है वो उन सभी विषयों पर कानून बना सकता है जो कि राज्य की सूची के अंदर शामिल है, और जो कंसर्न जो है वो उसकी सूची के अंदर शामिल है. द ऑर्डिनरी बिल कैन बी प्रपोज्ड इन एनी हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर्स. कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो है, ऑर्डिनरी साधारण बिल, वह किसी भी हाउस के अंदर पेश किया जा सकता है, बट द conclusive power regarding it is only processed by the assembly. But the conclusive निष्कर्षित जो रिजल्ट है वह असेंबली के पास में होता है. दूसरा फाइनेंशियल पावर क्या है? लेजिस्लेटिव मेनली द असेंबली होल्ड फुल कंट्रोल ओवर द पब्लिक एक्सचेंज, and only after the approval of any budget by the state assembly, any work related in the income and expenditure can be undertaken by the government. गवर्नमेंट जो है वो संपूर्ण वित्तीय वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा और उन पैसों को किस तरह खर्च करना है जनता पर, ये सारी पॉलिसी जो है वो मतलब वित्तीय संबंधी पूरा पावर जो होता है वो किस पर होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर होता है. वित्तीय संबंधी संपूर्ण शक्ति लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर होती है, वो सारे निर्णय उसके संबंधी लेती है. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के अंदर आता है ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस. द स्टेट कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू whom? The state cabinet is accountable to the legislators. स्टेट कैबिनेट जो है वो लेजिस्लेटर से अकाउंटेबल रहता है, स्पेशली टू द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर इट्स पॉलिसी एंड द फंक्शंस. अपनी पॉलिसी और अपने फंक्शन मतलब कार्यों के लिए वो लेजिस्लेटर के प्रति उत्तरदायी हैं. ठीक है? सो लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी है, और क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू द मिनिस्टर्स, और जो सरकार बनी हुई है या जो भी पावर में है उनसे किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है उनके कार्य क्षेत्र से संबंध में. एंड द मेंबर ऑफ द असेंबली और द काउंसिल कैन बी पास्ड अगेंस्ट द कैबिनेट. कोई भी जो है द मोशंस ऑफ द बाय द मेंबर ऑफ द असेंबली के किसी भी मेंबर के द्वारा, और द काउंसिल या काउंसिल के किसी भी मेंबर के द्वारा रिगार्डिंग देयर डिपार्टमेंट, उनके डिपार्टमेंट के संबंध में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी. एंड द मोशन ऑफ द क्रिटिसिज्म कैन बी पास्ड अगेंस्ट द कैबिनेट. कैबिनेट के अगेंस्ट जो है वो क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, मतलब उनके किसी कार्य के प्रति क्रिटिसिज्म भी हो सकता है. और द एडजर्नमेंट्स मोशंस टू कैन बी पास्ड. Apart from that, no confidence movement can also pass. अभी जो है
वो किसी भी सरकार के किसी एक मंत्री के विरुद्ध या पूरी सरकार के विरुद्ध भी नो मोशन मोमेंट भी आ सकता है। ठीक है, जब सरकार पर भरोसा नहीं रह जाता है तो सरकार को वापस अपना भरोसा सिद्ध करना पड़ता है असेंबली के अंदर सांसदों की संख्या के द्वारा। ठीक है, no confidence motions can also be passed by the assembly due to which the cabinet has to resign। और अगर मान लो वो वापस नॉन कॉन्फिडेंशियल आ जाता है अगर ऑपोजिशंस के द्वारा या किसी भी मंत्री के द्वारा ऐसे या लेजिस्लेटिव किसी भी पर्सन के द्वारा, जब सरकार उनको ऐसा लगता है कि सरकार पर से भरोसा उठ गया है तो वो सरकार के खिलाफ जो है वो नो मोशन मूवमेंट लाते हैं और वो पास हो जाता है तो सरकार गिर भी सकती है और गिर जाती है। द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस, अब कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर भी उनकी धाराओं और प्रावधानों में भी परिवर्तन करने का अधिकार रखती है। फॉर द अमेंडमेंट इन some sections of our constitution, it is mandatory for such a proposal to be accepted by the at least half of the legislators। half of the legislators जो है वो इस तरह के proposals को लाते हैं of the states which has been passed with the special majority by the parliament। और जो संसद के अंदर जो है वो अगर आधे व्यक्तियों के द्वारा इस तरह का प्रपोजल लाया जाता है तो वो आता है विधानसभा, तो वो विधानसभा के अंदर पास आता है, उसके बारे में चर्चा होती है। द स्टेट लेजिस्लेटर डज नॉट होल्ड द राइट टू प्रपोज अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, ये इंपॉर्टेंट है। The state legislators does not hold the right to propose amendment, ऐसा प्रावधान लाए in the constitutions के अंदर। The state legislators can only support or reject this type of motions। The state legislators can only या तो उनको सपोर्ट करे या फिर उनको रिजेक्ट करे, बस। ठीक है, इलेक्शन रिलेटेड पार्ट्स ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली के जो है वो कुछ चुने हुए ऐसे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो भाग लेते हैं, टेक पार्ट इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं और राज्यसभा के मेंबर के चुनावों में भी भाग लेते हैं। क्लियर? इसके बाद में द करंट सिचुएशन एंड द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव इन द राजस्थान जो है वो आपके कोर्स में से कट कर दिया गया है। जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये आपके कोर्स में नहीं है, ये पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ आपके कोर्स में नहीं है। अब इसके बाद में आता है स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव, द स्टेट एग्जीक्यूटिव इंक्लूड गवर्नर एंड, अब स्टेट एग्जीक्यूटिव में होता क्या क्या है? स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर एक गवर्नर होता है एंड अ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर होती है, जो कि हमने कल भी पढ़ा था। द पार्लियामेंट एरर सिस्टम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस इन द स्टेट टू। द पार्लियामेंट एरर सिस्टम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट टू एंड इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द गवर्नर, पार्लियामेंट्री में गवर्नर होता है। ठीक है, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संविधान प्रमुख होता है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव क्षेत्र में, डिपार्टमेंट में राज्यपाल जो होता है, वो गवर्नर जो होता है वो क्या होता है? पार्लियामेंट्री हेड होता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, व्हाइल द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर आर रियल हेड ऑफ देयर रेगन। क्लियर? सो द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। अब गवर्नर के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है। डेजिग्नेशंस ऑफ द गवर्नर का डेजिग्नेशंस क्या होता है? गवर्नर जो है वो संपूर्ण राज्य का प्रमुख होता है, सारे कार्य जो है वो उसके द्वारा किए जाते हैं, उसके नाम से किए जाते हैं। जो स्थिति एक राष्ट्रपति की भारत के अंदर है, वो स्थिति जो है वो गवर्नर की है स्टेट के अंदर। क्लियर? तो इसके अंदर एक पॉइंट आता है, इसमें दिया हुआ है द फाइनेंशियल एंड इट इज द हेल्दी कन्वेंशंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। इसके अंदर एक्चुअल में क्या है कि ये जो बुक है, इस बुक के अंदर ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की जगह पर
healthy conventions regarding the appointment of the governor, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर पढ़ा जाना चाहिए। पेज नंबर 116 का जो पैरा है वो यहाँ पढ़ा जाना चाहिए। क्लियर? सो हम पहले इसको पढ़ेंगे। सो द हेल्दी कन्वेंशन ऑफ द रिगार्डिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, since in the implementation of the constitutions of the India, some healthy conventions has been developed so far regarding the appointment of the governor. गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए पहला तो the governor should not be an inhabitant of the same state in which he is to be appointed. जहां पर गवर्नर की नियुक्ति की जा रही है वह गवर्नर उस राज्य का जो है वो निवासी नहीं होना चाहिए, या फिर या वहां का जो है वहां पर पैदा हुआ नहीं होना चाहिए। क्लियर? सो कुल मिलाकर जो है वो वहां से बिलोंग नहीं करता हो। और सेकंड है, बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड हैव consultations with the chief minister of the state to get his consent. अब गवर्नर की नियुक्ति के पहले जहां पर उसको नियुक्त किया जाना है जिस स्टेट के अंदर, वहां के मिनिस्टर के से जो है वो स्टेट टू गेट हिज कंसेंट लिया जाता है। एंड इसके बाद आता है इसके फाइनेंशियल कुछ आता है जिसके अंदर आता है फाइनेंशियल पावर। इसके पावर के बारे में बात की कि गवर्नर आखिर काम क्या करता है। ठीक है, तो वापस आ गया आज इसके अंदर जो है वो आ रहा है द फाइनेंशियल पावर। द गवर्नर होल्ड सम फाइनेंशियल पावर। गवर्नर के पास कुछ फाइनेंशियल पावर भी होते हैं। वो है द मनी बिल कैन नॉट बी brought in the state legislative assembly without the permission of the governor. गवर्नर की परमिशन के बिना मनी बिल ला ही नहीं सकते, लेजिस्लेटिव असेंबली में ला ही नहीं सकते गवर्नर के परमिशन के बिना। he get the budget presented before the legislative assembly every year and no demand for grants can be made without his permission. किसी भी तरह की डिमांड उसकी परमिशन के बिना पास नहीं की जा सकती है। और बजट से पहले भी इसकी स्वीकृति आवश्यक है फॉर द एंड नो डिमांड्स फॉर द ग्रांट कैन बी मेड विदाउट हिज परमिशन। गवर्नर कैन मेक द डिमांड फॉर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री और मोर grants too, and the consolidated fund of the state is kept under the authority of governor. The consolidated fund जो होता है, अमाउंट जो होता है, कंसोलिडेट मिला हुआ जितना भी फंड होता है पूरे राज्य का, वो गवर्नर के अंडर में उसकी अथॉरिटी गवर्नर के पास में होती है कि उस जो मनी है उसका वो पैसा है उसका किस तरह से प्रयोग या उपयोग करना है। हालांकि वो मुख्य रूप से मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये सारे कार्य करता है, परंतु संविधान के प्रावधान के अनुसार ऐसा कहा गया है कि इसके अंदर संपूर्ण जो पावर होता है वो गवर्नर के पास में होता है। जुडिशियल पावर भी होता है गवर्नर के पास में, जैसा कि आप जानते हो और आपने पढ़ा भी है पीछे। द गवर्नर कैन रिड्यूस and postpone or change the punishment or even forgive the people who have committed a crime against the law related to the subject on which the legislative power of state is extant is in accordance with the article 161 of the constitution. article 161 के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नर किसी भी व्यक्ति के जिसको सजा दी गई है उसकी सजा को माफ भी कर सकता है। एंड ही एक्सेप्ट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की पूरी रिपोर्ट गवर्नर के पास में आती है। एंड रिपोर्ट ऑफ द अटॉर्नी जनरल regarding the income and the expenditure of the state and put them before the legislators. Legislator के सामने आने से पहले गवर्नर के पास आनी चाहिए। In his opinion, if it is not possible to govern the state according to the constitutions, he can inform the president about the failure of the constitutional system in the state and the recommendations for the president rules. अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर गवर्नर को ये लगता है
कि स्टेट के अंदर जो है वो स्टेट जिन नीतियों पर जिन पॉलिसीज पर चल रहा है वो संविधान के अनुसार नहीं है, तो वह इसकी ये बात राष्ट्रपति तक पहुंचा सकता है और राष्ट्रपति को ये निवेदन कर सकता है कि वह उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करे। क्लियर? So the president rules can be imposed. President rule जो है वो थोपा जा सकता है based on his report by उसकी रिपोर्ट पर by the union cabinet in the accordance with the sections 356. सेक्शन को याद कर लीजिएगा। Being the chancellor of the state chancellor, governor can appoint or remove the vice chancellor, और जो गवर्नर है वो रिमूव कर सकता है वाइस चांसलर को किसी भी यूनिवर्सिटी के इन हिज स्टेट, जो कि उसकी स्टेट्स के अंदर है, एक्सपेक्ट फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को छोड़कर उसकी स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर के वाइस चांसलर को वो अपने नियोग पद से हटा सकता है। द मिसलेनियस पावर्स, और भी कुछ पावर्स दिए गए हैं। इसके बाद में द मिसलेनियस पावर्स इन द एडिशंस टू अबव मेंशन्ड पावर, गवर्नर हैज सम अदर पावर टू। गवर्नर के पास में कुछ और भी पावर्स होते हैं। द पोजीशन ऑफ द गवर्नर, जैसा कि पहले कहा गया था, द पोजीशन ऑफ द गवर्नर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 163, लिविंग दोज मैटर्स वेयर इट इज एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस और द गवर्नर अंडर कॉन्स्टिट्यूशंस दैट ही शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी यूजिंग द डिस्क्रिशंस, वो अपनी ड्यूटी को निभाता है। डिस्क्रिशंस देयर वुड बी काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, एक मिनिस्टर की काउंसिल होगी जो कि राज्यपाल को अपने उसके कार्य करने के लिए उसकी सहायता प्रदान करेगी। ठीक है। Constitutions should perform using discretions. There would be a council of the minister to assist the governor to advise and help in discharging his duty, which will be headed by the chief minister, जो कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। मतलब वो जो काउंसिल होगी उसका हेड चीफ मिनिस्टर होगा। प्रेजेंटली द गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड द कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश ओनली एंजॉय हिज शॉर्ट ऑफ डिस्क्रिशंस पावर्स। वो ये डिस्क्रिशन पावर को यूज ले रहे हैं। The governor is not provided with the power of the discretions by the constitutions, and according to the traditions of the parliament rule, it is accepted from him that he would discharge his duty as the constitutional head. And nevertheless, there may be some occasions where he can use his discretion, जहाँ पर वो अपना discretion पावर भी यूज कर सकता है। तो ये गवर्नर की पोजीशंस है। गवर्नर की पोजीशन के बारे में गवर्नर को स्टार्ट होने से पहले हमने बात की थी। ठीक है। फॉलोइंग कैन बी सच ओकेजन्स, द सिलेक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। चीफ मिनिस्टर का स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के मतलब कि कुछ प्रमुख परिस्थितियों के अंदर जो है वो चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन होता है, या उसके बाद में वो कर सकता है, इसके पास पावर है। टू ओवरथ्रो द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, एंड टू ओवरथ्रो द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर उसके पास में होती है। टू कन्वेंस द सेशंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन को शुरू करने का प्रावधान इसके पास में। द डिसोल्यूशंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है, भंग कर सकता है। एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से पूरे राज्य से या उसे कार्य क्षेत्र से संबंधित जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकता है। सेंडिंग अ बिल बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, सेंडिंग अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर प्रेसिडेंट्स, वो प्रेसिडेंट्स की अप्रूवल के लिए बिल्स को भेजता है। नॉट एक्सेप्टिंग अ बिल passed by the state legislators and to return for it for the reconsideration. So उसके बाद में power भी है that if a bill passed in the legislative assembly, then governor can send it back to the legislative assembly to just reconsideration, just to think about it again. Clear? So the seeking guidance of the president before the issuing an ordinance, seeking guidance of the president
वो प्रेसिडेंट की गाइडेंस भी ले सकता है बिफोर इशूइंग एन ऑर्डिनेंस, किसी भी ऑर्डिनेंस को पास करने से पहले या ऑर्डिनेंस लाने से पहले वह उनकी सलाह भी ले सकता है। क्लियर? सो इट इज वेरी क्लियर फॉर ऑल द फैक्ट्स मेंशंस अबाउट द although the governor may not be called as the real head, पता लगा ना, रियल हेड नहीं है, real head of the executive of a state, but along with it he is not nominal, पर वो सिर्फ nominal नहीं है, he is not the nominal chairperson only, but he is an official who can play a significant role in the governor of a state, वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है और सारे कार्य उसके नाम से ही होते हैं। The real executive of the council of the ministers, अब इसके अंदर आता है, यहाँ पर सीधा शुरू हो गया द रियल एग्जीक्यूटिव द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, और इसके बाद में ये पेज नंबर 117 का पार्ट है। क्लियर? द क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट ऑफ द सैलरी गवर्नर की क्या है, तो द क्वालिफिकेशंस आर नेसेसरी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ द इंडिया, तो बहुत इजी है, एंड ही मस्ट बी ओवर 35 ईयर ऑफ एज, 35 साल से ऊपर का वो होना चाहिए। द गवर्नर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर्स, एंड इफ ही होल्ड्स द सेम पोस्ट, अगर वो उसके पास में वो इनमें से किसी का सदस्य है तो उसको वो मेंबरशिप छोड़नी पड़ती है फ्रॉम उसके अपॉइंटमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, जब वो गवर्नर बनता है तो उसको वो छोड़ना पड़ता है। द गवर्नर कैन नॉट एंजॉय एनी ऑफिस टू प्रॉफिट, किसी भी तरह के का प्रॉफिट, मतलब कि जहां से मैं प्रॉफिट के बारे में अपन बात कर चुके हैं, तो जहां से भी उसको लाभ का कोई कार्य हो या लाभ से संबंधित कोई संस्था ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे वो संबंध नहीं रख सकता है। पे एंड अलाउंसेस, at present the governor receive 1,10,000 monthly as salary, apart from that he get free accommodations, रहने के लिए उनको घर दिया जाता है, allowances and all other facilities भी उनको मिलती, गाड़ियां वगैरह मिलती है, और आने जाने का जो भी चार्जेस है गवर्नमेंट, मतलब कि सरकार की जो ये संपूर्ण यात्रा है उसका पूरा वित्तीय भार सरकार के ऊपर होता है, एंड allowances and the other facilities which are allocated by the parliament according to the law, नियमों के अनुसार उसको वो सारे प्रावधान जो किए गए हैं उसके अनुसार उसको पेमेंट और अलाउंसेस मिलते हैं। The power and the function of the governor, the constitution has provided the adequate power to the governor. The governor hold the same positions as the president, जैसा कि आपको मैंने बताया, जैसा जितना राष्ट्रपति क्षमता रखता है उतना ही एक स्टेट के अंदर गवर्नर रखता है। सो देयर इज अ मच रीअसेंबल फंड इन सम ऑफ द पावर ऑफ बोथ पोस्ट, दोनों के पोस्ट के अंदर पावर लगभग सेम दिखेगा आपको। इन द वर्ड ऑफ द दुर्गादास बसु ने कहा था, इन अ शाइट, एक दृष्टि में द पावर ऑफ द गवर्नर आर द सिमिलर टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर के पावर जो है वो एक दृष्टि में तो प्रेसिडेंट के बराबर ही दिखते हैं, एक्सेप्टेड फॉर द डिप्लोमेटिक कूटनीति, मिलिट्री और इमरजेंसी सिचुएशन को तो वो तो राष्ट्रपति के पास में इसका पूरा प्रावधान हम पढ़ चुके हैं। द पावर ऑफ द गवर्नर कैन बी स्टेटेड इन द फॉलोइंग टर्म, अब गवर्नर के जो पावर है वो सारे पावर जो है गवर्नर कैन बी सिचुएटेड इन द फॉलोइंग टर्म्स, वो उनके पास में जो अधिकार क्षेत्र होते हैं वो इन निम्न पॉइंट्स के अंदर दिए गए हैं। क्लियर? अब इसके अंदर जो मिस प्रिंटिंग दी हुई है वो मैंने आपको बताया, वो वापस ये कह रहा है द पावर ऑफ द गवर्नर कैन बी स्टडीड इन द फॉलोइंग टर्म्स, इन दो पॉइंट्स के अंदर ये पढ़े जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट स्टार्ट हुए थे, यहाँ से यहाँ वापस ये जो पॉइंट स्टार्ट हुए थे, इनके अंदर एग्जीक्यूटिव पावर था,
ठीक है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड विद द गवर्नर, वो गवर्नर के अंदर समाहित है। किसी भी स्टेट की पावर विच एंजॉय हिमसेल्फ बाय द सबऑर्डिनेट ऑफिसर, और वो अपने जो कार्य है वो अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों के द्वारा करता है। ऑफिसर्स ही अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है चीफ, और ही ऑल्सो अपॉइंट द एडवोकेट जनरल एंड द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी वो अपॉइंट करता है। So the president holds the constitutional with the governor before the appointment of judge of a high court. ये इम्पोर्टेंट है। प्रेसिडेंट जो है वो उसका जो कंसल्टेशन होता है विद द गवर्नर के साथ में, जब हाई कोर्ट का किसी भी जज को अपॉइंट करे उससे पहले जो है वो प्रेसिडेंट गवर्नर से सलाह लेता है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर एक्सटेंड अप टू द सब्जेक्ट ऑफ द कंसर्न लिस्ट। अब ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द कंसर्न लिस्ट के बारे में अगर बात करें, ये एक्सरसाइज इज पावर बाय द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, वो अपने पावर्स को जो है वो ही एक्सरसाइज उसको अपना उसका कार्य क्षेत्र, उसका कार्य जो है वो प्रेसिडेंट के समान होता है, हम बात कर चुके हैं। सो रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ही मेक रूल्स बनाता है, he allocates the portfolio from the amongst the ministers के पोर्टफोलियो का उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित करता है मुख्यमंत्री की सलाह से, वैसे तो ठीक है। So he make rules here and he allocates the profiles from amongst the minister. He hold the power of getting information from the chief minister. चीफ मिनिस्टर से जो है वो इंफॉर्मेशन लेता है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट और रिलेटेड द गवर्नेंस। ही कैन आस्क द चीफ मिनिस्टर टू पुट द पर्सनल डिसीजन ऑफ एनी मिनिस्टर फॉर द कंसिडरेशंस ऑफ फुल कैबिनेट। पूरी कैबिनेट के सलाह के बारे में या पूरी कैबिनेट से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न वह मुख्यमंत्री को पूछ सकता है। The governor administrates out of the post and the salary to the member of the cabinet. उनको शपथ दिलाता है और उनकी पोस्ट, उनकी शपथ किस चीज की, उनकी पोस्ट की, उनकी सिक्रेसी की, ठीक है। टू द मेंबर ऑफ द कैबिनेट के मेंबर्स को उनके पद की शपथ दिलाता है और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। टू द मेंबर ऑफ द कैबिनेट एंड कंफर्म्स देयर रेजिग्नेशंस, उनके रेजिग्नेशंस को कंफर्म करता है। आल्सो रिमूव देम फ्रॉम देयर कंसर्न पोस्ट इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, और उनकी पोस्ट से उसको जो है वो उनका रिजाइन भी देखो स्पष्ट रूप से लिखा, और ये वापस अंडरलाइन करने वाली बात है। कंफर्म्स देयर रेजिग्नेशंस, उनके रेजिग्नेशन को कंफर्म करता है। ऑल्सो रिमूव भी और हटा भी सकता है। किनको हटा सकता है? कंसर्न पोस्ट इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, कंसर्न किसी भी पोस्ट को या फिर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को भी वो डिसॉल्व कर सकता है, हटा सकता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स कौन कौन से होते हैं? द गवर्नर इज एंड द इंटरनल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटर का ये पार्ट है, अगर क्योंकि ये मिलकर ही आपस में कार्य करते हैं। हालांकि वह संवैधानिक रूप से तो प्रधान है ही स्टेट का, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑफ अ स्टेट ही होल्ड द इम्पोर्टेंट पावर इन द फील्ड ऑफ द लेजिस्लेशंस के संबंध में, कार्य क्षेत्र के संबंध में उसको अच्छा खासा पावर दिया है। ही कन्वेंस द सेशंस ऑफ द लेजिस्लेशंस, वह लेजिस्लेशन की सेशन को बुलाता है एंड एडजर्न, उसको शुरू करता है। इट जस्ट डिसॉल्व द लोअर हाउस, वो लोअर हाउस को निम्न सदन को जो है एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन को जो है वो डिसॉल्व कर सकता है ऑफ द लेजिस्लेटर आफ्टर द जनरल इलेक्शंस। जब जनरल इलेक्शन होते हैं, ही एड्रेस द फर्स्ट मीटिंग, पहली जो मीटिंग होती है लेजिस्लेटर्स की, उसको एड्रेस करता है। एंड स्टिल आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग ही कैन सेंड मैसेज टू द लेजिस्लेटर, वो लेजिस्लेटर को मैसेज करता है, मतलब कि उनको वापस एड्रेस करने के बाद में उनको मैसेज भी करता है। द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर इज द एसेंशियल्स ऑन द बिल पास बाय द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली किसी बिल को पास करती है तो गवर्नर का अप्रूवल एसेंशियल है, जरूरी है। He can reject the bill, वो किसी बिल को रिजेक्ट कर सकता है, और कैन रिटर्न द बिल, या फिर बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकता है। अभी पीछे आया था।
If the legislature pass the bill for the second time, पर second time अगर वो वापस उस बिल को भेज दे उसी रूप में या उसके अंदर कोई चेंज करके, he can put aside if the legislature pass the bill for the second time, the governor is इस स्थिति में क्या होता है, the governor compelled to give his approval. फिर गवर्नर को दूसरी बार तो उसको अप्रूव करना पड़ता है, ठीक है। He can put aside some bills, वो कुछ बिल को जो है वो aside मतलब कि सरका सकता है अपने पास में। सरकाने का मतलब क्या है कि वो सोचने के लिए अपने पास में उन बिल को होल्ड कर सकता है, ठीक है। He can put some bills reserved for the considerations of the president, या तो खुद की सोचने के लिए या प्रेसिडेंट को आगे भेजने के लिए कि हमारे स्टेट के अंदर इस तरह का बिल पास हो रहा है और आपके इसके संबंध में क्या विचार है, इसके लिए भी वो होल्ड कर सकता है, ठीक है। सो द ऑर्डिनेंस विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज द सेम एक्ट एज द एक्ट पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर। क्लियर, ये तो बात कर चुके हैं। दिस ऑर्डिनेंस इज, अब अच्छा वापस अब आप बार बार कह रहे हो कि सर आपने बात कर चुके हो, तो जो पीछे वाली क्लास में अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा। द ऑर्डिनेंस, जो भी ऑर्डिनेंस लाया जाता है, जो भी नियम लाया जाता है, प्रावधान लाया जाता है, विल बी रिकॉग्नाइज्ड, उसको उसकी पहचान की जाती है द सेम एक्ट, की वह प्रावधानों के अनुकूल है, संविधान के अनुकूल है या नहीं। एक्ट पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर, जो स्टेट लेजिस्लेटर के थ्रू पास किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद में द ऑर्डिनेंस इज एप्लीकेबल फॉर द 6 months आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट सिटिंग ऑफ स्टेट। The appointment of the chief minister is the first step towards the formation of the council. The formation of the council के formation के लिए पहला chief minister होता है, उसका appointment essential है। Of a state, Article 164 state that the governor will appoint a chief minister. Governor जो है वो chief minister को appoint करेगा, and then other ministers will be appointed on the advice of chief minister. चीफ मिनिस्टर की सलाह से वो बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, मतलब कि मंत्रिमंडल जो बनेगा वो। क्लियर, द ट्रेडिशंस इन द रिगार्ड इज दैट गवर्नर अपॉइंट द लीडर्स ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, जो पार्टी मेजॉरिटी में है उसको उसके ही उस पार्टी को ही वो गवर्नमेंट बनाने के लिए निमंत्रित करता है, एंड द लीडर्स मेजॉरिटी पार्टी बाय द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब पेज नंबर बाद में वापस आप 115 में पॉइंट नंबर 3 में जाएंगे। 115 में पॉइंट नंबर 3। तो ये जो सारे नियम थे, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फिर बाद में आ गया फाइनेंशियल पावर, फिर आ गया जुडिशियल पावर, फिर बाद में आ गया मिसलेनियस पावर्स, फिर गवर्नर के पावर, उसकी पोजीशंस और वो क्या क्या कर सकता है। अब इसके बाद में स्पष्ट रूप से आता है वापस फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इन अ स्टेट। अब अपन बात कर रहे हैं द रियल एग्जीक्यूटिव की, जिसके अंदर द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स आएगा, ठीक है। अब द पार्लियामेंट रूल हैज आल्सो बीन सेट अप इन द स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस, एंड इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द रियल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट लाइज इन द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। मिनिस्टर की काउंसिल्स के अंदर ही वास्तविक रूप से शक्ति होती है, वही प्रमुख रूप से राज्य में कार्य करता है। गवर्नर तो वैसे नाम मात्र का है, ठीक है, क्योंकि विच इज द अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति अकाउंटेबल है, उनका वे उसके प्रति उत्तरदायी है, उनके सवालों के प्रति, वे अपने खुद के कार्यों के प्रति, अपने बनाए गए नियमों के प्रति, ठीक है। सो द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इन द स्टेट, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर के बाद में सीधा पेज नंबर 117 के अंदर आता है द सिलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। वैसे ऊपर दिया हुआ है कि 164 आर्टिकल के अकॉर्डिंगली जो है वो गवर्नर को किसी चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करना पड़ता है, और वो पार्टी वही होती है जो मेजोरिटी में होती है। So the selection of the chief minister, other ministers are selected by the chief minister only, and he gives अब गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को तो नियुक्त कर दिया, पर बाकी मिनिस्टर कैसे नियुक्त होते हैं?
उसके बारे में बात करते हैं। द सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स, so the selection of minister, the other minister are selected by the chief minister and only he gives the list of the minister with the name of the department of the government. और वो कुछ जो भी उसको मतलब चीफ मिनिस्टर को अपने मंत्रिमंडल में जो मंत्री चाहिए उन सबकी लिस्ट वो उनके कार्य क्षेत्र जो है वो गवर्नर को दे देता है। गवर्नर उसकी सलाह का मतलब जो चीफ मिनिस्टर ने दिया है वो ही होगा, ठीक है। बस गवर्नर को अनाउंस करना है। First, it is the privilege of the chief minister to form the council of the ministers. वो council of the ministers को form करता है। And the name of ministers in the cabinet are decided only by the chief minister. वो chief minister के द्वारा ही decide किए जाते हैं। Clear? So the size of the cabinet has been limited up to the 50% of the member of the लेजिस्लेटिव असेंबली के 15% लोगों को ही इसकी लिमिट है, 15% के लोगों की लिमिट है, जिसके अंदर वो मिनिस्टर्स की लिस्ट को जो चीफ मिनिस्टर अपना मुख्य मंत्रिमंडल बनाता है उस वो कुल मंत्रियों की संख्या का 15% होना चाहिए। ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द 91st amendment of the constitution, following fact are kept in the mind by the chief minister while selecting a minister. जब वो मिनिस्टर को सेलेक्ट करे तो कुछ पॉइंट उसके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? इन द कॉन्स्टिट्यूएंट मैनर ऑल रिलीजन्स एंड द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन द स्टेट हैव गॉट रिप्रेजेंटेशंस इन द कैबिनेट। कैबिनेट जो चुनी जा रही है उसके अंदर सभी जाति, सभी रिलीजन्स को और सोसाइटी के सभी सेक्शंस को के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उन सबको शामिल करना है। क्लियर? दूसरा, द जनरली द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट द कैबिनेट फ्रॉम हिज ओन पार्टी मेंबर। जनरली चीफ मिनिस्टर क्या करता है? वो खुद की पार्टी के मेंबर को ही चुनता है। स्पष्ट बात है क्योंकि वही तो जीत कर आए हैं। सो दैट द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर कैन एक्ट एज अ सिंगल यूनिट। और काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एक सिंगल यूनिट की तरह कार्य करती है। क्वालिफिकेशंस ऑफ द मिनिस्टर का क्वालिफिकेशन क्या होता है? इट इज एसेंशियल फॉर ऑल द मिनिस्टर टू बी अ मेंबर ऑफ द एनी हाउस। क्या होता है? किसी द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, इट इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? पहला क्वालिफिकेशन तो अब इसके अंदर क्वालिफिकेशन के अंदर तो अगर आप बात करें तो वो किसी भी इट इज एसेंशियल फॉर द मिनिस्टर टू बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, लोअर और अपर हाउस, किसी का भी मेंबर हो सकता है। इफ अ मिनिस्टर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द, अगर वो मान लीजिए मेंबर नहीं है तो 6 महीनों के अंदर उसको मेंबरशिप प्राप्त करनी होती है। और अगर वो फेल हो जाता है तो वो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है मिनिस्टर को। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क अमंग द मिनिस्टर्स। अब मुख्यमंत्री का ये भी कार्य है कि वह मंत्रियों के बीच कार्यों को बांटे कि आपका कार्य ये, आपका जो क्राइटेरिया ये, आप इस स्पेसिफिक फील्ड में काम करेंगे, कृषि विभाग में, परिवहन विभाग में, दूरसंचार विभाग में, देव स्थान विभाग में, अलग अलग विभाग होते हैं और वो मिनिस्टर को बांटता है। ये सारे जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो मिनिस्टर्स के चीफ मिनिस्टर उसको डिसाइड करता है, ठीक है। सो द ऑथ टेकन बाय द मिनिस्टर्स बिफोर द एज्यूमिंग द ऑफिस। ऑफिस का कार्य लेने से पहले वो पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। दो पद की शपथ होती है और गोपनीयता, जो कार्य करता है वो गुप्त रहना चाहिए, ठीक है। Ministers have to take the two type of the oath before the governor. First, discharging the duty of the post or for the secrecy. ये जो दो मैंने आपको कहे। और इसके बाद आता है द कैटेगरी ऑफ द मिनिस्टर्स। अब मिनिस्टर्स की कैटेगरीज क्या है? देयर आर द 3 कैटेगरी ऑफ द मिनिस्टर इन द स्टेट आल्सो। पहला है कैबिनेट, मुख्य प्रधान जो मुख्य मंत्रिमंडल होता है वो। कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स एंड द डेप्यूटी मिनिस्टर जो सहयोग करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। ये जो फंडा पहला वाला था वो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होता है स्टेट के अंदर, ठीक है। क्योंकि द्विसंसदात्मक प्रणाली है इसलिए फॉर्मेशन तो एक जैसा ही है, ठीक है, पर ये स्टेट है और वो सेंट्रल था।
Most important are the cabinet member. The policy of the governor is collectively directed by the cabinet only. The minister of the state are at the second level. Some minister of the state are given independent charge of a particular department too. किसी भी मिनिस्टर को जो है वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट भी दिया जाता है जिसको केवल एकमात्र वही देखता है, उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट दे सकते हैं. By the cabinet only, the minister of the state are at the second level. Some ministers, कुछ ministers को जो है second level में state are given independent, उसको स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है of a particular department too, उसको भी दिया जा सकता है. और जो 3 आर जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं वो रैंक्ड आफ्टर द मिनिस्टर, वो मिनिस्टर के बाद में रैंकिंग है उनकी, और उनका कार्य है स्टेट विच वर्क असिस्टेंस मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट मेंबर. कैबिनेट मेंबर के असिस्टेंस के रूप में वो कार्य करते हैं, उनका सहयोग देते हैं. टेन्योर ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, मिनिस्टर की जो टेन्योर होता है वैसे तो वो तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि संविधान के अनुसार एंजॉय द कॉन्फिडेंस, जब तक उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली के का उनके ऊपर विश्वास हो तब तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं. परंतु उनकी एक लिमिट है, वो है 5 साल की, बिकॉज द टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द 5 ईयर. एंड द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी. अब the council of the ministry is the locatively responsible to the council of the minister is the collectively responsible for the legislative assembly. If the legislative assembly pass no confidence motion against any minister, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध भी अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो क्या होगा तो ये होगा motion against any minister or reject any bill proposal by any minister, the whole council ministers has to resign in such conditions. तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है. ये आपको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा. सैलरी एंड अलाउंसेंस, सैलरी वगैरह जो मिलती है इनको, सैलरी एंड अलाउंसेंस according to the article of the constitution, that salary member of the legislative assembly are decided by the state legislature के द्वारा ये डिसाइड की जाती है. आर्टिकल 164 क्या का 5th. एंड इसके बाद में आता है द modus operandi काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली या फिर क्या है, ठीक है. सो द cabinet is the most important unit of the council of the minister. Decision regarding various important issue is only taken in the meeting of the cabinet. Important जो राज्य से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं वो कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ही लिए जाते हैं. And various important issue by only taken in the meeting of cabinet, usually held weekly, जो कि हर सप्ताह में होती है. But the way the chief minister can convey its meeting whenever he need, पर chief minister जो कभी भी उसको बुला सकता है जब भी उसको आवश्यकता लगती है तब. And the chief minister के and the senior most minister in the absence of the chief minister there is no. अब होता क्या है, these meetings are प्रेसिडेंट बाय द चीफ मिनिस्टर. अब जो मीटिंग बुलाई जाती है उस मीटिंग का हेड तो चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है. एंड बाय द सीनियर, अब अगर मान लो दिस मीटिंग आर द प्रेसिडेंट ओवर बाय द चीफ मिनिस्टर एंड बाय द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर इन द, अगर मान लो कि इन मीटिंग्स के अंदर चीफ मिनिस्टर नहीं आ सकता तो जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं वो इस मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं, जो कि वीकली या बुलाने पर मिनिस्टर्स की होती है वो, ठीक है. सो द मिनिस्टर absent the chief, there is no quorum required for the this meeting. किसी भी तरह का कोई प्रावधान है या कोई समयावधि निश्चित नहीं है इसके अंदर जब आवश्यकता होती है. तो there are 2 major rules for the proceeding of the cabinet: collective responsibility and the secrecy. तो collective responsibility है सबकी, collectively responsibility है, किसी एक की नहीं है. और दूसरा secrecy, गोपनीयता, ये important है. The collectively responsibility and the secrecy, generally all the
डिसीजन इन द कैबिनेट आर टेकन देखो जनरली क्या होता है कि संपूर्ण जो डिसीजन होते हैं कैबिनेट के अंदर वो लिए जाते हैं और वो उनको लेने के अंदर संपूर्ण मंत्री परिषद और चीफ मिनिस्टर के द्वारा पूर्ण रूप से उसके ऊपर चर्चा की जाती है उनकी मीटिंग्स के अंदर। और इन द केस ऑफ द डिसेंसिव द डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल कंसल्टेशंस। और मान लो किसी स्पेसिफिक मुद्दे पर अगर उनका एक मत या राय नहीं बन पाती है तो ये जो डिसीजन होता है वो लिया जाता है म्यूचुअल कंसल्टेशंस के थ्रू। एंड दिस डिसीजन इज द कंसिडर्ड एज द कलेक्टिव डिसीजन ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। और ये जो डिसीजन है वो सब मिनिस्टर्स के द्वारा माना जाता है। एंड ओथ ऑफ द सीक्रेसी इज टेकन बाय द ईच मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। The proceedings and the decision of the cabinet are kept secret। उनको गोपनीय रखा जाता है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी नीतियां बनाई जाती है, फिर जब उनको एनक्लोज्ड करना होता है तब वो उसको एनक्लोज करते हैं। क्लियर? सो द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर के पास में क्या क्या पावर होते हैं वो इसके बारे में यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है? The power and the function of the council of the ministers sitting the rule of the although the work of the council of the minister as the mentioned in the article 163 the constitution is to be help। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? वो हेल्प करेगा किसकी? गवर्नर की। किसके लिए? राज्य के कार्यों को चलाने के लिए। परंतु होता क्या है, जो पार्टी जीतती है उसका चीफ मिनिस्टर होता है और वो चीफ मिनिस्टर अपनी कैबिनेट को चुनता है और वो कैबिनेट की लिस्ट किसको देता है? वो गवर्नर को देता है। गवर्नर उन मंत्रियों को उनका पदभार देते हैं, उस पदभार की शपथ भी दिलवाते हैं, गोपनीयता की शपथ भी दिलवाते हैं और इस तरह से मंत्रिमंडल कार्य करता है। उनको पावर कौन कौन से दिए जाते हैं? द सिटिंग द रूल ऑफ द गवर्नेंस। द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ द काउंसिल। काउंसिल का इम्पोर्टेंट काम है द मिनिस्टर इज टू सेट अ रूल ऑफ गवर्नेंस whether it is home department, education, health or agriculture. The policy of the governor is determined by the council of the minister। जो भी council of the ministers अपनी पॉलिसी बनाते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर इन सब के डिपार्टमेंट के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर नॉट ओनली डिसाइड द पॉलिसी बट आल्सो ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू एक्शन। खाली वो पॉलिसी बनाते ही नहीं है, वापस उनको एक्शन में, कार्य क्षेत्र में, कार्यावधि में भी लाते हैं। ठीक है? So the second is the advice to governor regarding the appointment of the higher post। और हायर पोस्ट के जो लोगों को जब गवर्नर अपॉइंट करता है तो उसके अंदर भी उनकी सहायता की जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। जैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, अटॉर्नी जनरल है, द हाई कोर्ट, द हाई रैंक ऑफिशियल्स जो होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित जो सलाह दी जाती है वो काउंसिल्स के द्वारा दी जाती है। इन द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस अपॉइंटमेंट्स आर मेड। अब वास्तव में प्रैक्टिस के अंदर तो जो है वो गवर्नर और गवर्नर की काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स के आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू दी जाती है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नेंस इन द लेजिस्लेटर्स। द मिनिस्टर्स आंसर द क्वेश्चंस। देखो, द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द गवर्नेंस in the legislators. The minister answer the question and criticism made by the member by the remaining present and the supporting the governor policies in the assembly। assembly के अंदर जो होते हैं वो मिनिस्टर जो है वो क्वेश्चंस का आंसर्स भी देते हैं और अपना क्रिटिसिज्म के बारे में भी उन्हें सुनना पड़ता है, वो सुनते हैं उनके जो कार्य उन्होंने करे हैं, जो भी पॉलिसीज उन्होंने बनाई है। हो सकता है क्योंकि जाहिर है कि एक मत सब नहीं होते हैं तो इसके बारे में क्रिटिसिज्म भी सुनते हैं और वे उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल भी है। ठीक है? सो द थर्ड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नेंस इन द लेजिस्लेटर। द मिनिस्टर आंसर द क्वेश्चन एंड द क्रिटिसिज्म हो गया। फॉर द डिसाइडिंग द लेजिस्लेशंस बिल्डिंग लेजिस्लेशंस का जो बिल्डिंग प्रोग्राम है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और वो क्या है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट ओनली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन।
वो लेजिस्लेशन के फील्ड में इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाते हैं मेकिंग, बट द ऑल्सो डिसाइड द टाइप एंड द ऑर्डर ऑफ द बिल इन विच दे आर प्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटर्स। वे उन बिल के प्रति और उन ऑर्डर के प्रति भी जो है वो उतने ही उत्तरदायी है जो कि लेजिस्लेचर के अंदर प्रस्तुत किए जाने हैं। ठीक है, एंड देन बजट प्रिपरेशन। जो बजट की प्रिपरेशन है, एनुअल बजट जो है वो द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट इज द प्रेजेंटेड इन द असेंबली बाय द फाइनेंशियल मिनिस्टर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले वो बजट ले आते हैं ताकि वो बता सके कि आने वाले वित्तीय वर्ष के अंदर क्या क्या खर्चे वगैरह और किस तरह के नियम लागू होंगे। ठीक है, दिस बजट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी डिसाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो पॉलिसी बनाता है उसके अकॉर्डिंग ही बजट को बनाया जाता है। ओनली इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल, ये काउंसिल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ओनली टू गेट द बजट पास्ड। ठीक है, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल, काउंसिल की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बजट को पास करवाए या पास कर, मतलब सबकी सहमति से उसको पेश किया जाता है ना, और वही उसको पास करवाती है। अब आया है चीफ मिनिस्टर। क्लियर? So now we are just going to just reach at our specific topic of the chief minister. The head of the council of the minister is known as the chief minister. हेड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, जो काउंसिल का जो मिनिस्टर का जो हेड होता है उसको चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर इज रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। हालांकि संविधान में तो तय कहा गया है कि जो राज्यपाल होगा वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा, परंतु मुख्यमंत्री उसी को नियुक्त किया जाता है जो कि सबसे बड़े दल के नेता के रूप में, सबसे बड़े दल के रूप में आता है, और उस सबसे बड़े दल जिनको बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं उसी पार्टी को राज्यपाल उस पार्टी को ही सरकार बनाने के लिए बुलाता है, और उसमें से ही व्यक्ति जो कोई पर्सन जो है वो एज अ चीफ मिनिस्टर के लिए अपॉइंट करता है। सो वैसे द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ अ स्टेट। वो स्टेट का हेड एग्जीक्यूटिव होता है। देयरफॉर इन द administrative structure of the state he receive almost the same position of the prime minister in the central में जैसे प्राइम मिनिस्टर है, स्टेट में वैसे क्या है, चीफ मिनिस्टर है। The appointment of the chief minister in the article 164 of the constitution it is only been said, सिर्फ ये कहा गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर विल बी मेड बाय द गवर्नर, कि गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। अब हालांकि होता क्या है इन प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, द लीडर ऑफ द पार्टी हैविंग द मेजोरिटी, जिस पार्टी को मेजोरिटी में जो पार्टी होती है ना इन द असेंबली इज ओनली अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर, उसी को ही गवर्नर चीफ मिनिस्टर बनाता है। पावर एंड द फंक्शंस चीफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट होती है वो काउंसिल, एंड द चीफ मिनिस्टर उसका हेड होता है। The power and the function of chief minister can be studied in the following। चीफ मिनिस्टर के पास में क्या पावर होते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो इन पॉइंट्स के बारे में जो नीचे दे रखे हैं वो पॉइंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा अपने को। सो फर्स्ट है द फॉर्मिंग काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर का वो गठन करता है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट वर्क, सबसे प्रमुख उसका कार्य है काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर बनाना, को गठित करना। द वर्क ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज टू बी बिल्ड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। आफ्टर सेलेक्टिंग द मिनिस्टर को सेलेक्ट करने के बाद द चीफ मिनिस्टर गिव द लिस्ट। अब बहुत सारे मंत्री चुनकर आते हैं, उनमें से जो है वो चीफ मिनिस्टर कुछ मंत्रियों को सेलेक्ट करता है जो उस चीफ मिनिस्टर के हिसाब से ज्यादा काबिल है कार्य को करने के लिए, और फिर बाद में उसकी लिस्ट जो वो गवर्नर को देता है, और इसके बाद में इन द सिलेक्शंस ऑफ द मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कैन बी एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज प्रिविलेजेस एट द सर्टेन एक्सटेंट, और उसके अंदर कोई उनको मंत्री बना भी देने के बाद में उनके अंदर जो है किसी भी तरह का किसी भी चीफ मतलब वो लिस्ट बनाकर गवर्नर को दे देता है, और गवर्नर जो है वो उन्हीं मंत्रियों को शपथ और शपथ दिलवाता है। याद रखना शपथ दो तरह की होती है, पहली शपथ होती है पद की,
पद की और दूसरी शपथ होती है गोपनीयता सीक्रेसी की शपथ होती है। क्लियर? और हम बात कर चुके हैं द ड्यूटी ऑफ द पोस्ट एंड द सेक्रेटरी। क्लियर? इसके बाद में आता है दूसरा डिवीजन ऑफ द वर्क अमंग्स द मिनिस्टर। मिनिस्टर के बीच में उनके कार्य क्षेत्रों का विभाजन कैसे करते हैं, कौन सा मिनिस्टर किस क्षेत्र का मिनिस्टर है, मंत्री है पर किस चीज का मंत्री है, वो कौन सा कार्य क्षेत्र देखता है। सो द चीफ मिनिस्टर एलोकेट द प्रोफाइल टू हिज कॉलेजियस, क्योंकि वो कॉलेजियस इसलिए कहा गया है क्योंकि मुख्यमंत्री रिप्रेजेंटेटिव आए हुए मंत्रियों में से ही एक व्यक्ति होता है जो उस दल का नेता होता है, इसलिए उसे कॉलेजियस कहा गया है। So the council of the minister only after the formation of the council of the minister and the distributions of the portfolios, उनको पोर्टफोलियो देता है, अलग अलग मंत्रिमंडल के अंदर जो मंत्री चुने गए उनको अलग अलग विभाग देता है और distribute the portfolio and he change the department and the levels minister wherever it is required। और वो किसी भी मंत्री की जो है वो डिपार्टमेंट को चेंज भी कर सकता है जब भी उसको आवश्यकता लगती है या उसको लगता है चीफ मिनिस्टर को। द वर्किंग ऑफ द कैबिनेट, मंत्रिमंडल जो होता है उसे कार्य का संचालन भी करता है चीफ मिनिस्टर। वो कैसे करता है? द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ convinces the meeting of the cabinet and the preside over them। वो मीटिंग्स को बुलाता है और मीटिंग की अध्यक्षता करता है। The agenda of the meeting is decided by the chief minister himself। चीफ मिनिस्टर यही डिसाइड करता है कि उस मीटिंग के अंदर किस बात पर चर्चा की जाएगी एंड ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसिल, और उस काउंसिल की सारी जो प्रक्रिया है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा ही डायरेक्ट की जाती है। the coordinations among the different department in the governance, गवर्नमेंट के जो अलग अलग विभाग होते हैं उसके बीच में कोऑर्डिनेट करना, ठीक है ना, समन्वय करना उनके बीच में, उनके बीच में एक ब्रिज का निर्माण करना ताकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के अलोंग काम करे। ठीक है। चीफ मिनिस्टर ट्राइज दैट ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन द ऑर्डर वर्ड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर वर्क एज अ यूनिट, एक यूनिट के रूप में, एक सारे डिपार्टमेंट एक इकाई के रूप में कार्य करे, ये चीफ मिनिस्टर का प्रमुख कार्य है। ठीक है। सो इफ देयर इज एनी डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन बिटवीन टू और मोर मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, देयर इज द रिजॉल्व एज सून एज द पॉसिबल बाय द रिमूविंग द म्यूचुअल डिफरेंसेस। आपसी समझ को देखकर उस समस्या को दूर किया जाता है। लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर। अब जो चीफ मिनिस्टर है वो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, मंत्रिमंडल और गवर्नर के बीच में क्या ब्रिज का कार्य करता है। ठीक है। सो द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपनी मंत्रिमंडल और गवर्नर के बीच में जो है वो एक ऐसा समन्वय बैठाए जिससे कि वह गवर्नर अपने आदेशों को और या गवर्नर अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जो प्रमुख नियमावलियां है वह आसानी से मंत्रिमंडल तक पहुंचा सके, या तो वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा पहुंचाए या मंत्रिमंडल से अगर वो चाहे तो कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। सो द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अब ये विधानसभा का नेता भी तो होता है ना चीफ मिनिस्टर, तो वन साइड चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट का लीडर होता है वो, एंड अदर हैंड ही इज द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू, लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर भी है। एज अ लीडर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली लीडर होने के नाते ही रिसीव एन इम्पोर्टेंट पोजीशंस इन द फील्ड ऑफ द लेजिस्लेशंस मेकिंग, कानून निर्माण की प्रक्रिया में उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है। सो एंड टू द सर्टेन एक्सटेंट द लेजिस्लेटिव मेकिंग द वर्क इज द कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू हिज विल, और ज्यादातर कानून निर्माण संबंधी कार्य उसकी इच्छा अनुसार ही होते हैं। एज अ लीडर, एक लीडर होने के नाते द लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर होने के नाते ही कैन एडवाइज द गवर्नर टू डिसॉल्व द असेंबली, वो असेंबली को डिसॉल्व करने का मतलब विधानसभा को भंग करने के लिए भी सलाह दे सकता है गवर्नर को कुछ विशेष परिस्थितियों में। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग है हाई कोर्ट। So now we
we move to the High Court, the High Court, the qualification of the judges and the appointment of the powers. And India has the integrated judiciary. भारत के अंदर जो है वो एकीकृत न्यायालय, मतलब कि पूरी न्यायपालिका अलग से है और उसके पास में संपूर्ण अधिकार है और स्वतंत्र भी है. Whereas the Supreme Court is stand the highest level. Supreme Court सबसे उच्च स्थान पर है. इसके बाद में High Court है. Stand after the Supreme Court in the judiciary. The High Court is the topmost judicial institute and state level. किसी भी राज्य में हाई कोर्ट सबसे प्रमुख होता है. According to the Article 215, each state can have a higher court. हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है. There may be only one high court or two or more state together. किसी भी राज्य में एक हाई कोर्ट हो सकता है या फिर दो राज्यों के हाई कोर्ट एक हो सकते हैं. ऐसा एग्जाम्पल भी है. So there may be the only one or two the state. At first the High Court in the India were established in the Kolkata, Mumbai और चेन्नई के अंदर 1862 में हुआ था. और इलाहाबाद हाई कोर्ट was established in the 1866 और therefore the 24 High Court in the India at present 24 है. Yes. So the formation of the High Court according to the Article 216 formation कैसे होता है, इसका गठन कैसे होता है. गठन ऐसे होता है कि the High Court will be the constituted by the Chief Justice and the other such judges to which the President consider essentially to the appoint for the time by time. जब राष्ट्रपति समय अनुसार जो है वो चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उससे हाई कोर्ट का गठन होता है. Thus the number of the judges in the High Court would be decided by the President. इस तरह से हाई कोर्ट में कितने जज होने चाहिए वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है. द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, जज अपॉइंट कैसे होते हैं, एज पर द आर्टिकल 217 और उसका भी फर्स्ट. The Chief Justice of the High Court and the other judges are appointed by the President. President के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. The President appoint the Chief Justice. President Chief Justice को अपॉइंट करता है of the High Court by taking the advice of the Chief Justice of the Supreme Court. Supreme Court के Chief Justice की एडवाइस को लेकर and the collegium and the governor. Supreme Court, collegium और दूसरे जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह से और गवर्नर की सलाह से. while for the other judges he take advice from the chief justice. और बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वो चीफ जस्टिस की एडवाइस को लेता है. सुप्रीम कोर्ट, चीफ जज एंड हाई कोर्ट. देखिए द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट एंड द गवर्नर, ये सब मिलकर जो है वो चुनते हैं. द क्वालिफिकेशन ऑफ जज, एक जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको. यू मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए. ही वर्कड ऑन अ जुडिशियल पोस्ट, वो एक न्यायिक पोस्ट पर होना चाहिए. जुडिशियल पोस्ट फॉर एट लीस्ट 10 ईयर इन द स्टेट ऑफ इंडिया, वह 10 साल तक किसी जुडिशियल पोस्ट पर राज्य क्षेत्र के अंदर भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना चाहिए. 10 साल का एक्सपीरियंस. He has served an advocate in the High Court. वो एडवोकेट हो सकता है, वकील हो सकता है हाई कोर्ट में. और 2 or more such court regularly at least for 10 year. कंटिन्यू 10 साल तक के लिए हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट का वो वकील हो सकता है. टेन्योर, उसका जो टेन्योर है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 217 द प्रोविजन फॉर द टेन्योर ऑफ अ जजेस आर एज फॉलोज. टेन्योर के कितना है उनका, ही विल बी होल्ड द पोस्ट टिल 62 ईयर, 62 साल तक के लिए वो होते हैं, इनका टेन्योर होता है. जज कैन बी रिमूव्ड बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर पासिंग ऑफ प्रपोजल बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद द 2/3 मेजॉरिटी. पार्लियामेंट की 2/3 अगर बहुमत हो तो प्रेसिडेंट उसको उसके पद से रिक्त कर सकता है, हटा सकता है. The judge can submit his resignation by the addressing to the president. प्रेसिडेंट को अपना क्या देता है, त्याग पत्र.
So, all taken by the judges as per the Article 219, the judge of the High Court का जो जज है या तो गवर्नर से शपथ लेता है या गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किसी व्यक्ति के द्वारा वो शपथ लेता है। टेन्योर ऑफ द जजेस ट्रांसफर ऑफ द जज, किसी भी जज की जो ट्रांसफर होती है वो राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उसकी सलाह से किसी भी हाई कोर्ट के जज की ट्रांसफर करता है। सैलरी क्या होती है जजेस की? वो जजेस की जो सैलरी है वो चीफ जजेस की सैलरी 90,000 है और बाकी जो जजेस है उसकी सैलरी है 80,000 है। फ्रीडम ऑफ हाई कोर्ट, फॉलोइंग एग्रीमेंट हैव बीन मेड फॉर द फ्रीडम ऑफ हाई कोर्ट की फ्रीडम कैसे होती है? स्पेशल प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट, उनके अपॉइंटमेंट का स्पेशल प्रोसेस है। फिक्स टेन्योर है उनका और इसके बाद में नो फर्दर डिस्कशन, किस मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर इनके महाभियोग के द्वारा मतलब इनको हटाए जाने के, उनको उनके पद से हटाने के अलावा उनके किसी भी कार्य के बारे में चर्चा नहीं होगी। ठीक है। सो इसके बाद में आफ्टर द रिटायरिंग एज अ हाई कोर्ट जज ही विल नॉट प्रैक्टिस। अगर जब कोई जज रिटायर्ड हो जाता है और रिटायर्ड होने के बाद में वह उस एरिया के अंदर या उस स्पेसिफिक फील्ड, स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अंदर काम नहीं कर सकता है या उस स्पेसिफिक लोकेशन पर काम नहीं कर सकता है जहां पर वो पहले न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है। He will not practice in the court where he has worked as the permanent judge, जहाँ वो जज रह चुका हो। और सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, वो कार्यपालिका से पृथक है, एकदम अलग, कार्यपालिका से उसका कोई लेन देना नहीं है। सो द डोमिनियन पावर ऑफ द जजेस, जजेस के कुछ पावर है जिसके अंदर अपन 1 by 1 पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है द ओरिजिनल देखो सबसे पहला तो उनका काम है जुरिडिक्शंस का है, न्यायिक क्षेत्र का है। तो न्यायिक क्षेत्र के संबंध में वो क्या करते हैं? इट इंक्लूड्स द हियरिंग ऑफ द केस बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड इट इंक्लूड्स द हियरिंग ऑफ द केसेस, वो केसेस की सुनवाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट। प्राइमरीली दीज एरियाज आर, और उनके एरियाज क्या है? द केस रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटर्स, इनके इलेक्शन से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सुनवाई यहाँ पर होती है, हाई कोर्ट में होती है। द केस रिगार्डिंग रेवेन्यू कलेक्शंस एंड द एडमिनिस्ट्रेटरी एंड द प्रोवेट्स एंड द मैरिज लॉ, कंपनी लॉ एंड द केस रिलेटेड टू द डाइवोर्स, क्लियर, इनकी सुनवाइयाँ होती है। उसके बाद में द राइट जुरिडिक्शंस मतलब कि याचिका की अधिकारिता होती है इसके अंदर। इसमें क्या होता है? द आर्टिकल 226 एम्पावर हाई कोर्ट टू इशू द डायरेक्शन देना किसको? ऑर्डर्स टू द राइट्स इन द नेचर ऑफ द habeas corpus and the mandamus and the prohibitions and the quadrantro and the sedatory। अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृष्ठा और प्रतिषेध और उत्प्रेक्षा, ये अलग अलग जो है वो न्यायिक क्षेत्र में अधिकार होते हैं। और कुछ अधिकार जो है वो देखिए आप सुनिए, कुछ अधिकार जो है वो बंदियों को भी दिए जाते हैं, मतलब जिन्होंने जुर्म किया है उनको भी दिए जाते हैं। तो उनके संबंध में जो हाईकोर्ट निर्णय करता है विस्तृत रूप में आपके कोर्स में ये नहीं है, इसे केवल इसके नाम ही दे रखे हैं, जिसके अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, हिंदी में बता रहा हूँ, अधिकार पृष्ठा है, प्रतिषेध है, उत्प्रेक्षा है, जिसको अंदर को क्वाड्रेंट्रो कहते हैं। और इसके बाद में द सेट्रोलॉजी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द राइट अंडर द आर्टिकल 32 ओनली द फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट से संबंधित भी पूर्ण कार्य किसका होता है? कोर्ट का होता है। फंडामेंटल राइट का को सेव करना का काम भी इनका ही होता है। हाई कोर्ट इशू द राइट फॉर द अदर मैटर टू अलोंग विद द फंडामेंटल राइट। अपीलियन जुरिडिक्शंस, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलियन जुरिडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू फॉलोइंग पार्ट, दो पार्ट में वो उनको बांटा गया है। द सिविल अपीलियन जुरिडिक्शन, एक तो सिविल अपीलियन जुरिडिक्शन होता है, अपील कैन बी मेड इन द कोर्ट हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट वो इसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। इन द केस ऑफ द इनकम टैक्स
पेटेंट, डिजाइन एंड द सक्सेशन। और दूसरा जो क्रिमिनल जुरिडिक्शंस होता है, व्हेन क्रिमिनल इज अवर्डेड डेथ सेंटेंसेस, जब क्रिमिनल जिसने किसी तरह का अपराध किया उसको मृत्यु दंड दिया है, और द इम्प्रिजन फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर या फिर 4 साल का इम्प्रिजन दिया है, द अपील कैन बी मेड अगेंस्ट इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उनको अपील कर सकते हैं। इसके बाद में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 215 एवरी हाई कोर्ट वुड बी कंसिडर्ड एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। उनके रिकॉर्ड को जो है वो उसका प्रावधान अन्य न्यायालयों में भी दिया जा सकता है हियरिंग के दौरान। एंड इट होल्ड द पावर ऑफ द पनिशमेंट टू द कोर्ट ऑफ कंडक्ट। अगर कोई उन्होंने निर्णय दिया है और उस निर्णय की अवमानना हो रही, निर्णय नहीं माना जा रहा है, तो दंड के रूप में कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगा सकता है। और कोर्ट इसका हाई कोर्ट का ये अधिकार है। द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट विल बी केप्ट प्रोटेक्टेड एज द रिकॉर्ड। उनके जो वे किसी भी उनके पास में किसी भी तरह का केस आया और उस केस के बारे में जब वो उस केस का निर्णय देते हैं तो उनको एज ए रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका रेफरेंस के साथ में दूसरे कोर्ट में सुनवाई भी होती है। दे विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉ फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। और ये एक तरह के दूसरे कोर्ट जो उनके अंदर आते हैं उनके लिए लॉ बन जाते हैं, कानून के रूप में कार्य करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी होते हैं, उनके पास प्रशासनिक अधिकार भी होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? द हाई कोर्ट कैन समन द प्रोसीडिंग और द जजमेंट ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट। वो अपने अंदर आने, हाई कोर्ट अपने कार्य अपने अंदर मतलब अपने नीचे जो उनके कोर्ट होते हैं उनसे संबंधित जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उनके कार्यों की इन्वेस्टिगेशन करता है। वो ये भी देखता है कि कहीं वो अपनी सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पावर और लिमिट्स को पार तो नहीं कर रहे हैं। एंड इट्स थ्रेड इट्स ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड लॉज। जो भी लॉज और जो भी न्याय उसके हिसाब से कार्य हो रहा है। इट कैन मूव एनी केस फ्रॉम, वो किसी भी न्यायालय में कोई केस चल रहा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस चल रहा है, तो एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में वो केस ट्रांसफर भी कर सकते हैं। हाई कोर्ट कर सकता है अपने अंदर आने वाले न्यायालयों के बारे में बात हो रही है। जुडिशियल रिव्यू, न्याय पुनरावलोकन भी होता है। इसके अंदर क्या होता है कि द प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट यूनियन लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव कैन बी डिक्लेयर वैलिड और इनवैलिड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो केंद्र और राज्य की जो विधायिका होती है और उनके या फिर कार्यपालिका होती है, उनके किसी भी कार्य को वैध मतलब वैलिड या इनवैलिड घोषित कर सकता है। एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द स्टेट जुडिशरी इज नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? सो इस तरह से चैप्टर पूरा होता है, चैप्टर 7।